लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आज हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपको ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि आपका ये जो पहला कोऑर्डिनेट दे रखा होगा ये वॉल्यूम होगा और जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है वो आपका प्रेशर होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऑर्डर अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है ये आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसने मुझसे बोला क्या, तो इसने मुझसे बोला ए से बी के दौरान कितना वर्क डन हुआ वो बताइए। तो ए से बी के दौरान कितना वर्क डन हुआ, तो आपको पता है पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन बताता है। तो पीवी डायग्राम तो आपका यही है ना, अगर आप ए से बी के लिए बात करते हैं तो इसके नीचे एरिया बोले तो ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया आपको देखना पड़ेगा कितना है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसकी ये जो दो साइड से ये पैरेलल है और ये जो दोनों साइड से नॉन पैरेलल है, तो ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। तो अगर आपको ए से बी तक का वर्णन देखना है, इसका मतलब आपको क्या देखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ये जो आपका ट्रेपेजियम है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ए बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी डैश और इस पॉइंट को नाम देता हूं सी डैश। तो ए बी, बी डैश, सी डैश, ए, ठीक है। अरे तो यहाँ से डायरेक्ट इधर चले गए ना भाई, यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से मैं ऐसे जाके ऐसे आऊंगा, लेकिन यहाँ से तो मैं डायरेक्ट ऊपर जा सकता हूँ ना, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला याद है आप लोग को, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बिल्कुल से हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो यहाँ आप लिख दोगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पैरेलल साइड्स के नाम पे हमारे पास ये दो साइड्स हैं, तो हम लिख सकते हैं ए सी डैश प्लस का बी बी डैश। तो ए सी डैश प्लस का बी बी डैश। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। हाइट बोला जाए तो ये हो गया, या भी ये कह दीजिए। तो ये लंबाई जो है इसे आप क्या कहेंगे, सी डैश बी डैश। तो ये आ गया सी डैश बी डैश। अब आपको सारी वैल्यूज तो पता ही है, आपको ये पता है कि AC डैश जो लंबाई है ये कितना है। तो आप ये सोचो कि आपका जो ये कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू 4 दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये जो लंबाई ये 4 है, ठीक है। तो AC डैश की लंबाई होगी 4 और BB डैश, BB डैश बोले तो ये लंबाई कितनी होगी, तो 2, ठीक है। तो ये 2 आ गया इनटू में C डैश B डैश। तो C डैश B डैश बोले तो ये लंबाई कितनी होगी, तो सोचो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, ये 1 है और ये 4 है, तो ये गैप कितने का है, 3 का ना। तो इसका मतलब ये आ गया 3। खत्म कहानी, कर लो सॉल्व। 4 तो 6 और इनटू में 3, तो 2 3 और 3 3 9। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा ए से बी के दौरान ये आपका 9 जूल आ जाएगा। क्लियर है मतलब। सेम ऐसे ही अगर आपको बी से सी के दौरान वर्क डन पूछा जाता है, तो बीसी के दौरान अगर वर्क डन पूछा जाता है तो स्लैब के नीचे का एरिया, तो ये वाला एरिया हो गया। तो ये जो फिगर है ये दिखने में आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो यार रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो आता होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हो गया। और तीसरा पार्ट क्या था, CA डैश, सॉरी CA। तो CA तो ये वाला लाइन है ना, तो क्या इस लाइन के नीचे कोई एरिया आ रहा है, नहीं। तो अगर इस लाइन के नीचे कोई एरिया ही नहीं है तो यहाँ वर्क डन भी नहीं होगा। अगर आप इसको वैसे भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, dW इज इक्वल टू PdV। dV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। जरा एक बार चेक करो कि जब C से A की तरफ गए हो तो क्या आपके वॉल्यूम में कोई चेंज आया है, नहीं। वॉल्यूम यहाँ पे भी 1 था और यहाँ भी 1 है, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा तो वर्क डन कहाँ से आएगा। तो इस वजह से C से A वाले के केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। अब बोलो वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल का मतलब जो इसके अंदर जो वर्क डन होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि साइक्लिंग प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो साइकिल के अंदर का जो एरिया होता है उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें कितना आपने वर्क डन किया, तो आपको इस क्लोज्ड लूप के अंदर जो एरिया उसको देखो। तो क्लोज्ड लूप के अंदर का जो एरिया है वो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है।
तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है फंडा? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ओके ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम को जितना हम हीट एनर्जी देते हैं वो दो चीजों में खर्च होता है, एक तो गैस को गर्म करने में और दूसरा गैस को एक्सपेंड करने में। क्योंकि जब आप हीट एनर्जी दोगे तो गैस गर्म होने के साथ साथ फैलेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो आपने हीट एनर्जी दी थी वो दो चीजों में खर्च हो गई, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरा आपका वर्क डन करने में। आपको पता है कि हम जिन गैसेस को यहाँ स्टडी करते हैं वो आइडियल गैसेस है और आइडियल गैसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो गैस गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ा, और गैस अगर एक्सपेंड हुई है इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ गया इसका मतलब वहां पे वर्क डन हुआ है। तो यह आपका हीट एनर्जी इज इक्वल टू du प्लस dw हुआ करता था। तो ये इतना आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब यहाँ पे कुछ आपके साइन कन्वेंशंस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो साइन कन्वेंशन पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 पे अगर आप साइन कन्वेंशंस को देखोगे तो पहला पॉइंट लिखा गया है कि अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं तो जो dq होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम से हीट निकल रही है यानी सिस्टम अगर हीट लॉस कर रहा है तो वहां आपका जो dq है वो नेगेटिव है। भाई सीधी सी बात है, सिस्टम को हीट एनर्जी दोगे तो सिस्टम का हीट एनर्जी बढ़ेगा ना, तो अगर बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव चेंज है, तो इसीलिए हम dq को प्लस का लेते हैं। और अगर सिस्टम हीट लॉस कर रहा है तो ये नेगेटिव चेंज है, तो इसीलिए dq को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जब ये गैस एक्सपेंड करती है तो अगर एक्सपेंड कर रही है इसका मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, और सिस्टम के द्वारा जो वर्क होता है तो उसे हम पॉजिटिव वर्क कर लेते हैं। ठीक है। और अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो गैस को कंप्रेस करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा ना सिस्टम पे, तो अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव वर्क डन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन और सिस्टम पे जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव वर्क डन। ठीक है। इसी में तीसरा पॉइंट कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज है, तो du प्लस का रहेगा। बट अगर टेम्परेचर घट रहा है, घटने का मतलब नेगेटिव चेंज, और नेगेटिव चेंज का मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगा। ठीक है। तो du आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपके साइन कन्वेंशन से याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि चीजें बढ़ रही मतलब पॉजिटिव और घट रही मतलब नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें पहला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आपको पता है कि यहाँ पे आप आइडियल गैसेस को स्टडी कर रहे हैं, और आइडियल गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है और टेम्परेचर ही नहीं चेंज कर रहा तो इंटरनल एनर्जी कहां से चेंज करेगा? इसका मतलब आपका यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको आप यहाँ डालेंगे तो आपका dq क्या आ जाएगा? dw। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वो सारा का सारा हीट एनर्जी वर्क डन में खर्च हो रहा है। बात क्लियर है? तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। सेकंड हमारा जो है तो वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोग क्या कहते थे? किसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता था? अगर हीट इंसुलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो आप क्या लिख सकते हैं कि नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो अगर सोचो कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब क्या है इसका?
तो मैंने बताया कि ये आपका एक सिलेंडर है जिसमें आपने गैस भर रखी है, ये गैस भरी हुई है इसके अंदर, और नीचे से आपने आग जला दी। तो आग जलाओगे तो हीट एनर्जी मिल गई होगी, लेकिन हीट एनर्जी एडियाबैटिक प्रोसेस में तो मिलेगी नहीं ना बाहर से, क्योंकि आपने क्या बोला, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, यानी बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती और अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती। तो अगर बाहर से हीट अंदर जाएगी ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसलिए आपका जो dq होगा वो जीरो हो जाएगा। और जैसे आप dq को जीरो करेंगे, आपका यहाँ क्या निकल के आएगा, तो 0 इज इक्वल टू du प्लस का dw। तो यहां से आपका du इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ dw। कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये सोचिए कि जब गैस एक्सपेंड करेगी, तो गैस एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि व्हेन गैस एक्सपेंड्स, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो आपका सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, और सिस्टम के द्वारा अगर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क है ना। और सोचो dw अगर प्लस का है तो du कैसा आ जाएगा, माइनस का। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जब गैस एक्सपेंड करता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर गैस कंप्रेस हो रही है, व्हेन गैस कंप्रेस, तो जब गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस कब होगी, तो जब सिस्टम पे वर्क होगा, और अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वही नेगेटिव वर्क है, तो यहाँ पे आपका dw जो आएगा वो नेगेटिव का आ जाएगा। अब सोचो अगर dw आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ से du जो आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका पॉजिटिव। तो ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको, ये मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सुना रहा हूँ। क्लियर है फंडा? ओके, इसी में थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बताइए क्या होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। तो अब सोचो कि आपका जो वर्क डन होता था वो किसके बराबर होता था, तो dw इक्वल टू TdV। और अगर आपका वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो dV का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्योंकि V जो होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो इसलिए dV जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, और इसको अगर आप यहाँ डालोगे तो dw जीरो हो जाएगा। अब सोचो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था, dq इक्वल टू du प्लस dw। अब इसमें अगर आपका dw जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि dq जो है आपका वो du के बराबर हो गया। therefore dq इक्वल टू du, यानी कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में क्या होगा कि जितना भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च होगा। क्लियर है फंडा? जितना भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च होगा। तो ये कहानी कब है, तो जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। अब इसका नेक्स्ट है इसका साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते थे, सेम होता था। तो साइक्लिक प्रोसेस बोले तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फाइनली वहीं पहुंच जाते थे जहां से हम चले थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जो इनिशियल स्टेट था वही फाइनल स्टेट है, तो स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो अगर स्टेट चेंज नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है कि आपका हीट मतलब जो टेम्परेचर था वो पहले जैसा ही है। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है
तो आपका dq जो है आप वो dw के बराबर हो जाएगा। यानी जितना भी आप हीट एनर्जी देते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वो सारा का सारा वर्क डन में ही खर्च होता है। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस की तरह है। तो ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस थे जिसमें मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके दिखाया आपको। ठीक है, बात क्लियर होती है इतनी? ठीक। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, यानी सीपी और सीवी के बीच क्या रिलेशन होता है, और इसी को हम लोग बेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे खेलना और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे खेलना है। तो पहले हम क्या कहेंगे कि हम 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को dt अमाउंट से बढ़ाना चाहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को अगर dt अमाउंट से राइज कराना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितना होगा? तो dq cv/dt। आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ये काम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूँ तो इसे मैं cv कह दूंगा, और अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस की जगह dt से बढ़ा दूं तो जो मेरा हीट एनर्जी आ जाएगा वो cv/dt आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को अगर मैं dt अमाउंट से बढ़ाना चाहता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो मुझे इतना हीट एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि dq du प्लस का dw। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं dq du प्लस का dw की जगह आप dt भी लिखेंगे और आप कहेंगे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है du 0 है तो dv जो आएगा वो 0 हो जाएगा, और dv के 0 होने के साथ ही आपका जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या जैसे लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसलिए dv 0 हो गया, इसलिए वर्क डन 0 आ गया। तो अगर आप इसको यहाँ डाल दोगे तो आपका du ही आ जाएगा, और du का वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो अगर इस dt के वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरा आ जाएगा du cv/dt। ठीक है, तो इससे आप अपना एक इक्वेशन बना लो। ये कहानी कब है? तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। बात क्लियर है? अब ये तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। अब यही काम मैं कांस्टेंट प्रेशर पे भी करूंगा। तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं और मैं 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को अगर dt अमाउंट से राइज कराऊं तो इसके लिए जो मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी होगी? तो cp/dt। और आपको पता है इस बार जो हीट एनर्जी देनी पड़ी होगी और जो पहले जो हीट एनर्जी देनी पड़ी होगी वो दोनों तो अलग अलग होंगे ना। तो इसीलिए मैंने इसको अगर dq से रिप्रेजेंट किया था तो मैंने इसे dq डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या था? तो वो कहता था dq du प्लस का dw। ठीक है, तो इस बार मेरा dq की जगह dq डैश है तो मैंने इसे dq डैश लिख दिया। तो dq डैश का अगर आप वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये आ जाएगा cp/dt, और du जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप समझ लीजिए कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर दोनों ही केसेस में सेम अमाउंट से तो चेंज हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर आपने dt से ही चेंज कराया है और यहाँ पे टेम्परेचर dt से ही चेंज कराया है। तो अगर दोनों केसेस में टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी तो सेम होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि मेरा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा, तो इसीलिए मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम वाले तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहले ही निकाल दिया। ठीक है,
क्योंकि मुझे पता था कि पहले इसे निकालूं बाद में यूज कर लेंगे हम इसे। तो du हमारा कितना है cv dt, तो अगर du की वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूं cv dt, ठीक है, प्लस का dw, तो dw को आप चाहें तो pd भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर cv dt को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा cp dt माइनस का cv dt इज इक्वल टू p dt, तो यहाँ से dt कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा cp माइनस cv इज इक्वल टू p dt, और इसे बना लो इक्वेशन सेकंड। अब अगर बात करता हूँ वन मोल ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि देखो जिन गैसेस को हम स्टडी कर रहे हैं वो आइडियल गैस ही है, तो आइडियल गैस का अगर मैं 1 मोल लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ मेरा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, तो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV is equal to RT आ जाएगा, PV is equal to RT। तो अगर मैं यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, d by dt ऑफ PV is equal to d by dt ऑफ RT। अब आपको पता है कि यहाँ पर आप कांस्टेंट प्रेशर पे खेल रहे हैं ना, तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा भाई, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता है हमेशा कांस्टेंट बाहर जाता है ना, तो प्रेशर क्योंकि इस बार कांस्टेंट है हमारा तो प्रेशर बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा P इनटू में dV by dt इज इक्वल टू, यहाँ पे R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर चला जाएगा, तो R भी बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या dt by dt, तो dt by dt तो 1 हो जाता है, तो यहाँ से आपका P dV बटे dt इज इक्वल टू R आ गया, तो इस dt को अगर मैं इधर भेज दूं तो P dV इज इक्वल टू क्या आ गया R dt, तो अगर मैं चाहूं तो इस P dV की जगह R dt लिख सकता हूं, और ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि ये जो dt है और ये जो dt है ये आपस में कट जाएंगे, तो अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में डाल दूं तो सोचो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा dt इनटू में Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P dV की जगह R dt, तो इस dt से dt कट गया, तो यहाँ से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आ गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कह देते हैं मेयर्स फॉर्मूला, इसी को हम लोग कह देते हैं मेयर्स फॉर्मूला, तो ये हमारा Cp माइनस Cv का रिलेशन है। अब इसमें अगर आप देखो और इस Cv को मैं इधर भेज दूं तो Cp इज इक्वल टू क्या आ गया Cv प्लस R, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे Cp का वैल्यू जो है Cv से बड़ा है, क्योंकि सोचो Cv में जब आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आप Cp के बराबर पहुंच रहे हो, इसका मतलब Cp और Cv बड़ा कौन है, Cp बड़ा है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कह सकते हो कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। बात क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पहली चीज याद रखने वाली है वो यही है कि यहाँ पर एक बार आपको कांस्टेंट प्रेशर पे खेलना है, एक बार आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे खेलना है, लेकिन खेलना पहले किसके साथ है, तो वॉल्यूम के साथ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे खेलना है, क्योंकि आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और वर्क डन के 0 होते के साथ आपको इंटरनल एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्योंकि दोनों ही जगह सेम होगा, क्योंकि दोनों ही जगह टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो आप इंटरनल एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे वो आपको वहां यूज हो जाएगा और आपका काम बहुत आसानी से